हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 5 के लिए वीडियो नंबर 12 लेकर के आए हैं। तो देखो हम क्या कर रहे थे, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ रसायनों के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने ये 3 रसायनों के बारे में पढ़ लिया है, साधारण नमक, कास्टिक सोडा और विरंजक चूर्ण। इन तीनों के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम बचे हुए ये जो 3 यौगिक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इन तीनों यौगिकों के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इनके अंदर गुण होते हैं और क्या क्या इनके उपयोग होते हैं। तो आज अपन चौथा जो अपना यौगिक है वो स्टार्ट करेंगे, बेकिंग सोडा। तो चौथा पॉइंट लगा लो आज, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो इसके और भी नाम है सामान्य, ये भी इसका सामान्य नाम है और भी इसके सामान्य नाम है। जैसे इसे अपन मीठा सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा। इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है, खाने का सोडा। तो ये सब तो इसके सामान्य नाम है, बेकिंग सोडा बोलो, चाहे मीठा सोडा बोलो, चाहे खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम देखो क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दो इसके रासायनिक नाम होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका जो अणु सूत्र है वो देखो क्या होता है, इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। ये इसका क्या होता है, अणु सूत्र होता है। तो हमें बेसिक जानकारी मिली भाई, इसका जो सामान्य नाम है वो बेकिंग सोडा, मीठा सोडा और खाने का सोडा है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट और अणु सूत्र क्या होता है, NaHCO3। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसको बनाने के लिए 2 तरीके हैं अपने पास में। पहला तरीका देखो, तो पहले तरीके में अपन क्या करते हैं, NaCl, H2O, NH3 और CO2, इन चारों के बीच में अभिक्रिया करवाते हैं। NaCl, H2O, NH3 और CO2। तो जब इन चारों के बीच में आप अभिक्रिया करवाओगे तो आपको तो मिलेगा NH4Cl और साथ में आपको मिल जाता है NaHCO3। तो एक तो तरीका यह है इसको बनाने का कि जब NaCl, H2O, NH3 और CO2 के बीच में अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें प्राप्त हो जाता है NaHCO3, यानी कि मीठा सोडा हमें प्राप्त हो जाता है। और दूसरा तरीका देखो इसका क्या है बनाने का, कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए Na2CO3 है, इसका जलीय विलयन लेंगे तो जल तो उपलब्ध होगा और उसके अंदर हम प्रवाहित कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaHCO3। तो इसको बनाने के ये 2 तरीके हैं, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है या मीठा सोडा है, उसको 2 तरीकों से अपन बना सकते हैं।
Na2CO3 के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मीठा सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप ये बातें उतार लीजिए, उसके बाद में हम इसके गुण और उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए और इन बातों को उतार लीजिए। ठीक है भाई, किया नोट, मिटाएं। तो भाई अब हम इसके क्या करेंगे, जो गुण है उसके बारे में देखते हैं कि इसके क्या क्या गुण हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो पहला गुण है वो लेते हैं अपन, गुणों की बात कर रहे हैं अपन इसके। तो पहला गुण देखो, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठोस होता है, श्वेत रंग का होता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो क्रिस्टलीय हो गया, और कैसा होता है, ठोस होता है, यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरी चीज देखो, यह जल में अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय होता है, यानी कि जल में पूरी तरीके से घुल नहीं पाता है, तो अल्प विलेय होता है ये जल में। तीसरी चीज देखो, इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, तो मैं लिख देता हूं क्षारीय होता है। तो इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो पहले आप ये 3 गुण उतार लीजिए, उसके बाद में मुख्य गुण इसके जो बताएंगे अपन, महत्वपूर्ण जो गुण हैं। अभी यह है भाई, ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में अल्प विलेय होता है, और उसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये गुण तो है लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट गुण है वो अब बताएंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके तीनों को उतार लो, फिर 2 गुण बताता हूँ उसके। ठीक है भाई, उतारा आपने। तो देखो इसके आगे के गुण देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई देखो, चौथा गुण समझते हैं इसका। यह है आपके पास में NaCO3, इसको आपने मान लीजिए गरम किया, ठीक है, गरम कर दिया। तो गरम करने पर ये अपघटित होता है, और अपघटित होकर के ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे क्या होती है, बाहर निकलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसे गरम करने पर यह अपघटित होकर CO2 गैस देता है, CO2 गैस देता है। ठीक है ना भाई। अब देखो, इसी गुण के आधार पर एक बात बोली जाती है, जब हम इस मीठे सोडे को किसी खाद्य पदार्थ में मिला लेवे और फिर उस खाद्य पदार्थ को गर्म करें, तो गर्म करने पर यही अभिक्रिया होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस तरीके से बाहर निकलती है, तो जो भी हमारा खाद्य पदार्थ जैसे डबल रोटी हुआ या ब्रेड हुआ या आपने पकोड़े बनाए हैं, तो वो पकोड़े हुए तो वो क्या होते हैं, उनके बीच बीच में छिद्र पड़ जाते हैं और वो काफ़ी स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी गुण के आधार पर अपन इसका उपयोग डबल रोटी बनाने में या ब्रेड बनाने में कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ कि जब इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर
खाद्य पदार्थ को गरम करते हैं, गरम करते हैं। अब गरम करने की ये जो क्रिया ना इस तरीके की, इसको बेक करना भी कहते हैं। तो अपन ये भी लिख सकते हैं भाई बेक करते हैं तो निकलने वाली CO2 के कारण खाद्य पदार्थ, अब खाद्य पदार्थ आपने कुछ भी बनाया हो, जैसे कि आपने ब्रेड बनाया हो, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर ब्रेड, डबल रोटी आदि फूल जाते हैं तथा उनमें छिद्र बन जाते हैं। ठीक है ना भाई। तो ये बात अपने को याद रखनी है इसमें कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इसी आधार पर अपन क्या करते हैं कि कोई खाद्य पदार्थ उसको फुलाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो जब हम खाद्य पदार्थ में इस मीठे सोडे को मिला करके गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो उससे खाद्य पदार्थ अपना फूल जाएगा और उसके अंदर क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे। ठीक है। तो ये चौथा गुण है, ये भी वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। पांचवा गुण बताता हूँ इसके बाद में एक और इसका गुण। तो वीडियो पॉज करके नोट किया आपने, मिटाऊं मैं? तो भाई मिटा रहा हूं मैं। अब पांचवा गुण बताता हूं इसका। देखो पांचवा गुण भी अपने काम आएगा। तो देखो पांचवें गुण में क्या है, यह अम्लों से अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है, CO2 गैस देता है। जब अम्लों से हम अभिक्रिया करवाएंगे इसकी, तब भी ये क्या करता, CO2 गैस देता। तो देखो अभिक्रिया कैसी होती है, NaHCO3, इसकी अभिक्रिया आपने मान लीजिए किसी अम्ल से करवाई, जैसे HCl मैंने ले लिया, तो अभिक्रिया होने पर CO2 गैस तो बनना है, ये तो हमें पता है। और क्या क्या बनेगा वो देखते हैं हम। तो इसके अलावा जल भी बनता है और लवण बनेगा। तो लवण कैसे बनेगा वो समझाता हूँ आपको। इसमें ये आयन मौजूद है Na+ और HCO3-, और इसमें जो आयन है वो है H+ और Cl-। तो आपको लवण बनाने के लिए क्या करना है कि इसका धन आयन तो सोडियम है और इस अम्ल का ऋण आयन Cl- है। तो इन दोनों को साथ में ले लो आप बस, NaCl, तो ये तो बन जाएगा लवण, और साथ में आपको बनाना है जल। ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन ये करता है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन, NaHCO3, इसकी अभिक्रिया जैसे मान लीजिए मैं H2SO4 से करवा देता हूँ। तो देखो क्या होगा, इसके अंदर वही धन आयन है Na+ और HCO3-, और यहाँ पर देखो H+ और SO4-2। तो आपको क्या करना, ये धनायन ऋण आयन साथ में लेना, ये धनायन और ये ऋण आयन। तो इनका जब आप अणुसूत्र बनाओगे Na+ और SO4-2 का, तो ये तो बनेगा Na2SO4 + H2O + CO2। ठीक है ना भाई। भाई देखो Na+ है और SO4-2 है, तो इसका 2 इसके पास में आ जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा Na2SO4। ठीक है ना, सोडियम सल्फेट बन गया ये। तो जो आपका बेकिंग सोडा है वो अम्लों से अभिक्रिया करके भी क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस गुण को भी उतार लीजिए, उसके बाद में हम इसके उपयोग की बात करते हैं।
ठीक है, वीडियो पॉज किया, नोट किया आपने, मिटाऊं मैं इसको। तो अब हम क्या करते हैं कि जो मीठा सोडा या बेकिंग सोडा है उसके उपयोग देखेंगे। तो भाई देखो, मीठा सोडा है ना, तो खाने के लिए तो इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं, क्योंकि इसको खाने का सोडा भी आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो। तो इसके उपयोग अपन समझेंगे। देखो भाई, उपयोग, तो उपयोग में पहला उपयोग होता है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में। अब देखो, बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर, इसके अंदर दो चीजें होती है। इसमें एक तो होता है बेकिंग सोडा जिसको आपने मीठा सोडा बोला है, और साथ में होता है कोई दुर्बल खाद्य अम्ल, जैसे मैं टार्ट्रिक अम्ल ले लूँ, ठीक है। तो देखो इसका उपयोग कैसे किया जाता है। बेकिंग सोडा है आपके पास में NaHCO3, और साथ में कोई दुर्बल क्या है, खाद्य अम्ल है, तो उससे H+ आयन तो मिलना ही मिलना है। तो आप सभी को पता है अब कि जब अम्ल इससे अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, जो भी अम्ल है उसका सोडियम लवण बन जाएगा, प्लस H2O बनना है, और प्लस क्या बनना है, CO2 बनना है, ठीक है ना। अम्ल से अभिक्रिया होती है, तो क्योंकि बेकिंग पाउडर है तो उसके अंदर क्या होगा, बेकिंग सोडा और दुर्बल खाद्य अम्ल या जैसे टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है ये बेकिंग पाउडर। तो इस बेकिंग पाउडर का उपयोग करते कैसे अपन, जैसे मान लीजिए अपने पास मैदा है, तो उस मैदा के अंदर ये बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद में उसमें पानी डाल करके उसको अच्छे से गूंथ लिया जाता है, और गूंथने के बाद में उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। जब अपन छोड़ देते हैं तो उसके अंदर ये रिएक्शन होता है भाई, उसके अंदर क्या है, बेकिंग सोडा है और साथ में कोई अम्ल है, तो वह H+ आयन देगा। तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, जल बनेगा, और CO2 गैस भी बनेगा। तो CO2 गैस जब बाहर निकलेगी तो जिस मैदा के अंदर डाल करके आपने छोड़ा है वो मैदा फूल जाएगी, उसके बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे। अब आप क्या करते हैं उसके बाद में कि जिस साइज में आपको वो पदार्थ चाहिए उसको काट करके उसकी सिकाई कर लेते हैं, तो आपको वो स्पंजी पदार्थ जो है वो खाने योग्य पदार्थ के रूप में मिल जाता है। जैसे ब्रेड टोस्ट अपन बनाते हैं, ब्रेड अपन बनाते हैं, तो इसी के द्वारा बनाते हैं। जो मैदा है उसको पहले बेकिंग पाउडर डाल करके गूंथ करके छोड़ दिया जाता है, जब वो फूल जाता है तो उसको चाकू की सहायता से काट करके बस सिकाई करनी होती है, तो जो ब्रेड या टोस्ट जो है वो अपने को क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो पहला उपयोग हो गया इसका बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा उपयोग ये भी आपको याद रखना है, अग्निशामक यंत्र में। आग बुझाने का यंत्र आता है, ये लाल लाल कलर का होता है, कई जगह आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे ऐसे यंत्र लटके हुए रहते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, ये लोहे की एक बोतल होती है बड़ी सारी, ठीक है ना, हम छोटी बना रहे हैं, होती बड़ी है, और इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो बेकिंग सोडा है वो भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर ऊपर की ओर एक नली निकली हुई रहेगी, और यहाँ पर क्या होता है कि एक कांच की बोतल लटकी हुई रहती है यहाँ पर, और इस कांच की बोतल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अम्ल भरा हुआ रहता है, और बाहर से इसके अंदर एक लोहे की छड़ आती है, ठीक है। ये कांच की बोतल है जिसमें HCl भरा हुआ है, और बाहर से इसमें लोहे की छड़ है, ठीक है। अब क्या होता है, कहीं पर भी जब आग लग जाती है तो हमें क्या करना होता है, इस लोहे की छड़ के द्वारा ये जो कांच की बोतल है इसको तोड़ना होता है। जैसे ही कांच की बोतल टूटती है तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है
ये किस में जा कर के मिलता है, जो आपका बेकिंग सोडा भरा हुआ उसमें जा कर के मिलता है। तो अम्ल और बेकिंग सोडे के बीच में अभिक्रिया होगी और जब अभिक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन निकास नली की सहायता से जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पर छिड़काव करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है जलाने में न तो सहायक होती है न खुद जलती है, ये आग को बुझाने का कार्य करती है। तो जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फुहार अपन डालते हैं तो वो आग क्या होने लग जाती है, बुझने लग जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके का अग्निशामक यंत्र होता है जिसके अंदर भी क्या करते हैं अपन, बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। ठीक है, और चीजें देखते हैं अपन इसकी। तो देखो पेय पदार्थ जैसे लिम्का होता है, थम्सअप होता है, ड्यू होता है, स्प्राइट होता है, ये सोडा वाटर बोला जाता है इन सबको। तो सोडा वाटर बनाने के लिए भी इस बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। तो अपन यहाँ लिख दे सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थ बनाने में, पेय पदार्थ बनाने में, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जो इनो जैसे उत्पाद है उसको बनाने में भी इस बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग अपन पेट के अंदर अम्लता या एसिडिटी होती है उसको दूर करने में करते हैं। तो एक उपयोग अपन ये ले सकते हैं, पेट की अम्लता या एसिडिटी दूर करने में, ठीक है। आगे बढ़े तो एक उपयोग आप ये लिख सकते हो, प्रयोगशाला में क्रियाकारक के रूप में या फिर अभिक्रमक के रूप में, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मीठा सोडा है इसका उपयोग अपन यहां लिख देता हूं, मंद पूतरोधी के रूप में भी करते हैं। ठीक है ना भाई। देखो पूतरोधी का मतलब एंटीसेप्टिक, मतलब जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोक देता है, जो रोगाणुओं को मारने वाला पदार्थ वो पूतरोधी पदार्थ होता है। तो मंद पूतरोधी का मतलब है धीमी गति से ये रोगाणुओं को मारने का कार्य भी करता है। तो मंद पूतरोधी का मतलब क्या हुआ कि धीमी गति से जो रोगाणुओं को मारने वाला पदार्थ वो, तो उस पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हम उपयोग में क्या बताएंगे, बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशामक यंत्र में, सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थ बनाने में, पेट की अम्लता या एसिडिटी दूर करने में, क्योंकि क्षारीय प्रकृति का ये, तो पेट की अम्लता दूर करने में भी काम आता, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और मंद पूतरोधी के रूप में। तो वीडियो को पॉज करके इसके उपयोग उतार लीजिए, उसके बाद में अगला सोडा अपन लेंगे जो वॉशिंग सोडा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए इस बात को। ठीक है भाई मीठा। तो हम अगला सोडा लेंगे अब वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं, धाउन सोडा भी बोलते हैं उसको। रासायनिक नाम होता है उसका सोडियम कार्बोनेट। तो देखो भाई, पांचवा यौगिक हमने लिया वॉशिंग सोडा। इसको
धावन सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा। इसको कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी इसको बोला जाता है। ये तीनों इसके सामान्य नाम हैं। यदि आप इसका रासायनिक नाम देखो तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसका अणु सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो इसके अंदर जल के 10 अणु जो है क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। क्या होता है क्रिस्टलन जल? तो लवण के इकाई अणु सूत्र के साथ में, ये लवण का इकाई अणु सूत्र है Na2CO3। तो लवण के इकाई अणु सूत्र के साथ में पाए जाने वाले जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। तो लवण का इकाई अणु सूत्र है, इसके साथ में जल के 10 अणु निश्चित हैं। तो ये कौन सा जल है? क्रिस्टलन जल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए एक विधि काम में ली जाती है और उस विधि को अपन बोलते हैं सोलवे विधि। कौन सी विधि? सोलवे विधि। और इस सोलवे विधि के अंदर 3 चरण होते हैं और उन 3 चरणों के द्वारा क्या किया जाता है, जो वॉशिंग सोडा है वो प्राप्त किया जाता है। तो एक एक चरण को अपन समझते हुए चलते हैं। देखो, पहले चरण में अपन क्या करते हैं, NaCl, H2O, NH3 और CO2, इन चारों के बीच में अभिक्रिया करवाते हैं। तो चारों के बीच में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है NH4Cl प्लस हमें प्राप्त होता है NaHCO3। ठीक है, ये NaHCO3 जिससे अपन, इससे पिछला जो यौगिक है बेकिंग सोडा वही है, वो पढ़ चुके थे अभी अपन। ठीक है, अब दूसरे पद में अपन क्या करते हैं कि जो पहले पद में अपने को ये प्राप्त हुआ है NaHCO3, तो इसको गर्म किया जाता है। तो देखो, गर्म करने पर क्या होता है, NaHCO3 इसको हमने किया साहब गर्म। तो गर्म जब हम करते हैं इसको तो हमें मिलता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसे आप सोडियम कार्बोनेट तो बोल सकते हो, लेकिन अभी ये वॉशिंग सोडा नहीं बना है। सोडियम कार्बोनेट आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इसको वॉशिंग सोडा नहीं बोल सकते हो। रासायनिक नाम सेम है दोनों का, Na2CO3 और Na2CO3.10H2O। रासायनिक नाम समान है, लेकिन सामान्य नाम इसका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसको सोडा एस बोला जाता है। अभी ये Na2CO3 आपको मिला। अब तीसरे पद में आपको क्या करना होगा, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करना होगा। तो जब पुनः क्रिस्टलीकरण आप इसका करेंगे तो पुनः क्रिस्टलीकरण करने के लिए आपको इसको जल से अभिक्रिया करवानी होगी। तो जब जल से आप इसको अभिक्रिया करवाओगे तो जल के 10 अणुओं से ये क्रिया करेगा और आपको प्राप्त हो जाएगा Na2CO3.10H2O। और इसी को आप बोल सकते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमने क्या किया है, सोलवे विधि काम में ली है। तो इस सोलवे विधि के अंदर 3 चरण हैं। तो पहले चरण में NaCl, H2O, NH3 और CO2, इन चारों के बीच में अभिक्रिया करवाई तो हमें मिला NaHCO3। फिर ये जो NaHCO3 दूसरे चरण में इसी को हमने गर्म किया, गर्म करने पर हमें मिला Na2CO3। और जब हमने Na2CO3 का पुनः क्रिस्टलीकरण किया, पुनः क्रिस्टलीकरण में अपन इसमें कुछ मात्रा में क्या करते हैं, जल मिलाते हैं। तो ये जल के 10 अणुओं से अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, वॉशिंग सोडा हमें प्रदान कर देता है। तो पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद में इसके गुण के बारे में देखते हैं। तो नोट कीजिए पहले। ठीक है भाई, नोट किया। तो इसके
गुणों के बारे में बात करते हैं अब अपन। तो गुण देखते हैं भाई। गुण, तो गुण में पहली बात वही लिखे अपन कि यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठोस होता है, श्वेत कलर का है, क्रिस्टल है और साथ में कैसा है, ठोस है। दूसरी बात देखो, यह जल में पूर्ण विलय है, पूर्ण विलय होता है, जल में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, घुल जाता है। तीसरी बात देखो, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, तो इसका भी जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का ही होता है। अब देखो भाई, चौथी बात देखो कि इसको जब आप गर्म करते हो तो इसके साथ में जल के जो क्रिस्टलन जल के जो अणु हैं उसको ये त्याग देता है और सोडा एस बनाता है। तो इसके लिए अपन लिख देते हैं कि जब इसको गरम किया जाता है, गरम किया जाता है तो यह क्रिस्टलन जल को त्याग देता है, त्याग देता है, वह सोडा एस बनता है, सोडा एस बनता है। ठीक है ना। तो देखो ये हमारे पास में है Na2CO3.10H2O, जिसको हमने बोला है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इसको हम गरम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको गरम किया, गरम करने के लिए आप कम से कम 373 से अधिक तापमान रखोगे, इसका तापमान। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो ये बदलेगा Na2CO3 में और जल के जो 10 अणु हैं इससे बाहर निकल जाएगा। तो इस यौगिक को अपन बोलते हैं सोडा एस, सोडा एस। तो देखो भाई, इधर से वॉशिंग सोडा है, इधर सोडा एस है, दोनों का रासायनिक नाम तो एक ही रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। ये भी सोडियम कार्बोनेट है, ये भी सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। अब सामान्य नाम अलग अलग है, ये वॉशिंग सोडा है और वो सोडा एस है। वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलन जल है और उसमें क्रिस्टलन जल नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस बात को भी नोट कीजिए। उसके बाद में एक गुण और बताता हूँ मैं इसका, ठीक है। तो वीडियो पॉज किया और आपने नोट किया है, मैं मिटा रहा हूँ इस बात को। एक पांचवा गुण और देख लो इसका। तो पांचवा गुण वास्तव में तो इसका तो आप कह नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ पांचवा गुण क्या हो सकता है इसका। भाई देखो, वॉशिंग सोडा इसमें Na2CO3 है, क्या है, Na2CO3। और इसकी जब आप अम्लों से अभिक्रिया कराओगे ना तो वही काम होगा जो कि अपन ने बेकिंग सोडे के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर इसका धनायन है Na+ और इसका ऋणायन है Cl-। ये दोनों तो लवण के रूप में बाहर आ जाएंगे और साथ में आपको प्राप्त होगा H2O और CO2, ठीक है ना। यानी कि आप जो वॉशिंग सोडा है उसका Na2CO3 है, उसको अम्ल से अभिक्रिया करवाओगे तो वो भी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक है ना।
तो इस गुण के आधार पर मैं इसका एक उपयोग बताऊंगा भाई, अग्निशामक यंत्र के रूप में। दोनों सोडों का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी Na2CO3 जो है वो क्या करेगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो वीडियो को पॉज करके आपने गुण तो नोट कर ही लिए थे, अब इसके उपयोग बताते हैं आपको सीधे। तो भाई देखो, इसका नाम है वॉशिंग सोडा, यानी कि कपड़े धोने में तो ये काम में लिया ही जा सकता है। कपड़े धोने का सोडा हमने इसको बोला है। तो इसके उपयोग लिखते हैं। उपयोग, तो पहला उपयोग हम इसका लिख दें, कपड़े धोने में, ठीक है। दूसरा उपयोग हम लिख दें इसका अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में। तीसरा इसका उपयोग लिख ले अपन साबुन व अपमार्जक उद्योग में, उद्योग में, ठीक है। एक उपयोग ये कर लेना इसका, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, अभिक्रमक के रूप में। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये उपयोग नोट कर लीजिए इसके, कपड़े धोने में, अग्निशामक यंत्र में, साबुन और अपमार्जक उद्योग में और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। तो वीडियो पॉज करो और नोट करो इन बातों को। ठीक है भाई, मिटाऊं। तो अब लास्ट जो यौगिक है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो छठा यौगिक लेंगे अब, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो छठा ले लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं POP। तो देखो, P से प्लास्टर, O से ऑफ और P से पेरिस। तो सबसे पहले इसको फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। इसको फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था इसको, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। तो इसको बनाया कैसे गया था वो देखते हैं अपन। तो एक यौगिक होता है साहब जिप्सम, जिसका अणुसूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसे अपन बोलते हैं जिप्सम। तो भाई इसको हम 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। या ऐसे नहीं बोलो तो ऐसे बोल दो भाई, 393 केल्विन तापमान पर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। 120 डिग्री है, इसमें आप 273 जोड़ देंगे, कितना, 273, तो आ जाएगा आपके पास में 393 केल्विन, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस में कोई मान होता है, उसको केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें 273 हमें जोड़ना होगा। तो ये जिप्सम है, इसको हम 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर या 393 केल्विन तापमान पर जब गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा CaSO4.1/2H2O, ठीक है, .1/2H2O, और साथ में एक सही 1/2H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो, इसका एक रासायनिक नाम भी बोलते हैं, वैसे तो क्या POP यही नाम इसका प्रचलन में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन
एक रासायनिक नाम भी इसका प्रचलन में होता है। देखो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसे अपन बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, ये इसको बोला जाता है। देखो क्यों बोला जाता है, ये लवण है कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ में जल का आधा अणु है, तो जल के आधे अणु को अपन बोलते हैं अर्ध हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O और इसका रासायनिक नाम क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। ठीक है ना, तो समीकरण बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक वैज्ञानिक है डोल्टन नाम का वैज्ञानिक, और उसने एक सिद्धांत दिया हुआ है परमाणु का अविभाज्य सिद्धांत, जिसके अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस अणु सूत्र को सही मान भी लूं तो देखो भाई CaSO4 पूरा है, अब यहाँ पर 1/2H2O है, तो देखो यहाँ पर 1/2H2O है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, उसका आधा करोगे तो हाइड्रोजन का तो 1 परमाणु बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन ऑक्सीजन का भी 1/2 करना आपको, तो ऑक्सीजन का तो 1 ही परमाणु है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु मिलेगा आपको, आधा अणु मिलेगा, जो कि डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार संभव नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार तो परमाणु को विभाजित कर ही नहीं सकते हो, तो आधा परमाणु ऑक्सीजन का कहाँ से लाओगे। तो उस डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये जो समीकरण है ये गलत है, तो इसको डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सही करने के लिए पूरे को 2 से गुणा करना होता है हमें। तो 2 से गुणा करने के लिए, जैसे पूरा अणु है तो इसको तो मैं 2 से गुणा कर लेता हूं, .2H2O है जिप्सम ही है, लेकिन इस बार हमने क्या कर लिया, इसके 2 अणु ले लिए। ठीक है, वही 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको गर्म करना है या फिर 393 केल्विन तापमान पर इसको गर्म करना है। गर्म किया आपने, इसका भी दुगुना करना है, तो हमें मिलेगा CaSO4 का होल ट्वाइस भाई दुगना कर दिया ना इस अणु का। अब 1/2H2O है, तो इसका दुगना करेंगे तो केवल H2O आ जाएगा हमारे पास में। आधा अणु था जल का, 1 अणु हो गया है, और यहाँ पर जल के 1.5 अणु है, तो इसकी जगह कितने अणु हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जिप्सम है और ये भी क्या है, POP है। तो जिप्सम के POP के 2 प्रकार के अणुसूत्र बन सकते हैं। एक तो आप ये बता सकते हो CaSO4.1/2H2O, या इसकी जगह ये भी बता सकते हो CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O। फर्क क्या है कि ऊपर वाला जो है वो डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार गलत है, और ये नीचे वाली समीकरण डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कैसी है, सही है। ठीक है, हमारे अनुसार तो दोनों ही सही है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, परमाणु चाहिए केवल, तो परमाणु दोनों जगह सही बैठ रहे हैं। बाकी डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये नीचे वाला समीकरण ठीक है। ठीक है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हमने क्या बताया कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं को त्याग देता है और हमें क्या मिल जाता, POP मिल जाता है। अब एक चीज़ देखो, यदि अपन इस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करें तो ये सारा का सारा ही जल त्याग देगा और आपको मिलेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट मिलेगा केवल। तो इसे अपन बोलते हैं मृत तापित प्लास्टर। इसको क्या बोलोगे आप, मृत तापित प्लास्टर बोलोगे। जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर आपने गर्म किया तो ये जल के सारे अणुओं को त्याग देगा और आपको केवल CaSO4 मिलेगा, जिसे आप बोलोगे मृत तापित प्लास्टर। तो वीडियो को पॉज करके पहले इतनी बातों को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है भाई मिटाऊं, तो इसके उपयोग देखो भाई।
तो पहले गुण बता देते हैं इसके। तो 2 गुण बता रहा हूँ इसके। पहला गुण तो देखो क्या है कि यह श्वेत चिकना ठोस पाउडर होता है, पाउडर होता है। ठीक है, एक बात तो ये याद रखनी है भाई, सफेद रंग का है, चिकना है, यानी कि जब पाउडर को अपन उंगली के बीच में रख करके स्पर्श करेंगे तो चिकना लगेगा, ठोस है और कैसा है, पाउडर है। दूसरी चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, इसको जल में मिलाने पर यह जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके 15 से 20 मिनट बाद कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है, तो जो अपन पहले रिएक्शन बना के आए ना उसी का उल्टा रिएक्शन बनाना है आपको। जैसे CaSO4 डॉट 1/2 H2O है, इसमें आपने जल मिलाया है तो 1 से 1/2 जल के अणु से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके ये बनाएगा CaSO4 डॉट 2 H2O। ये तो आपके पास में है POP और ये है आपके पास में जिप्सम। तो जिप्सम कठोर होता है। इसी रिएक्शन को आप दूसरे तरीके से भी बता सकते थे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सही करके। तो CaSO4 का 2 डॉट H2O और जल के 3 अणुओं से अभिक्रिया करता और अभिक्रिया करके ये क्या कर लेता, 2 अणु CaSO4 डॉट 2 H2O के बना लेता ये। ठीक है, फर्क क्या है कि ऊपर वाला समीकरण डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार गलत है और नीचे वाला समीकरण डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कैसा है, सही है। ठीक है, तो भाई देखो ये जो पदार्थ है इसका उपयोग डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाने के लिए करता है। कोई हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है तो उस समय प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो वो इसी पदार्थ की सहायता से चढ़ाया जाता है। तो एक प्रश्न कई बार आ जाता है कि एक सफ़ेद रंग का पाउडर X है जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने के लिए करता है या प्लास्टर चढ़ाने के लिए करता है, तो उस पदार्थ का नाम और अणुसूत्र बताओ और उस पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो उस पदार्थ का नाम तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणुसूत्र आप ये बताना चाहो तो ये बता दो CaSO4 डॉट 1/2 H2O, या फिर ये भी बता सकते हो CaSO4 का होल 2 डॉट H2O। और जब उस पदार्थ की जल से अभिक्रिया बताओगे तो आपने ये ऊपर वाला अणुसूत्र बनाया है तो समीकरण ये दे दो उसको, और यदि आपने नीचे वाला अणुसूत्र बताया तो ये नीचे वाला समीकरण दे दो। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि इसको जल में जब मिलाया जाए तो ये जल से अभिक्रिया करके क्या करता है, 15 से 20 मिनट बाद में कठोर पदार्थ जिप्सम के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस बात को नोट कीजिए, उसके बाद में इसके उपयोग की बात करें अपन। ठीक है, मिटाऊं भाई, मिटाता हूं भाई। देखो इसके उपयोग देख लेते हैं और उसके बाद में आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं। चलो तो इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग तो उपयोग में पहला आप वही याद करोगे कि इसका उपयोग डॉक्टर टूटी
हड्डियों को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में करता है। ये उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है इसका। तो देखो प्लास्टर कैसे चढ़ाया जाता है। मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई या हड्डी अपने स्थान से हट गई है, तो डॉक्टर पहले क्या करता है, उस हड्डी को सही जगह बिठाता है और सही जगह बिठाने के बाद में देखो क्या करेगा, एक पट्टी चढ़ाएगा। वो पट्टी चढ़ाने के बाद में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका घोल बना करके रखा जाता है, तो उस पट्टी के ऊपर वो घोल की एक परत चढ़ाता है, लेपन कर देता है। फिर दूसरी पट्टी चढ़ाता है, फिर उसके ऊपर लेपन करता है, फिर तीसरी पट्टी चढ़ाता है, फिर उसके ऊपर लेपन करता है। तो इस तरीके से पट्टी के ऊपर प्लास्टर, प्लास्टर के ऊपर पट्टी, पट्टी के ऊपर ऐसे चढ़ाता जाता है और स्थिर रखता है। तो 15 से 20 मिनट बाद में ये सूख करके कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल ही जाता है, तो वो प्लास्टर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो हड्डी को डॉक्टर ने जहाँ फिक्स किया है ना, उस प्लास्टर के अंदर वो हड्डी वहीं के वहीं रह जाती है। अब बाद में क्या होता है, हमारे शरीर की जो क्रिया है तो वहाँ पर कैल्शियम जाकर के एकत्रित होता है, मांस जाकर के उस हड्डी को सपोर्ट करता है, तो वो हड्डी अपनी जगह क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो 2, 3 या 4 महीने बाद जब प्लास्टर हटाया जाता है तो वो हड्डी अपनी जगह क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है। इसके और भी उपयोग है। तो जैसे मकान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो भवन निर्माण में प्लास्टर चढ़ाया जाता है मकान के ऊपर। उसके बाद में वो पुट्टी करवाई जाती है। बिरला पुट्टी का नाम सुना होगा आपने, सफ़ेद वाइट होती है वो, तो वो वास्तव में प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो भवन निर्माण में उपयोग हो गया इसका। मूर्ति निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और चौक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। चौक बनाने में स्कूल के अंदर जो चौक आते हैं, है ना, आजकल तो क्या मार्कर चलने लगे हैं, बाकी चौक का भी इस्तेमाल होता है कई जगहों पर लिखने के लिए। तो चौक बनाने के लिए भी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये उपयोग है इसके। तो वीडियो को पॉज करके इस बातों को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट किया आपने। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतनी ही बात अपन लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन साबुन और अपमार्जक डिटर्जेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।